अब हम बात करते हैं प्लेटो के सामान्य परिचय की। दोस्तों, ये जो इंट्रोडक्शन है वो आपको बताएगा कि प्लेटो क्या था, उसने कौन कौन सी बातें कही हैं, ये आपको एक समरी देगा। तो ये इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्लेटो का इंट्रोडक्शन है। प्लेटो प्राचीन यूनान का अत्यंत प्रभावशाली दार्शनिक था। पश्चिमी परंपरा में उसे सबसे पहला व्यवस्थित राजनीति सिद्धांतकार माना जाता है। उसने राजनीति की ऐसी समस्याओं पर विचार किया जो आज के युग में भी बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। उसने इनका ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत किया जो आज भी चर्चा, परिचर्चा और वाद विवाद का विषय बना हुआ है और संभवतः युग युगांतर तक बना रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो प्लेटो था वो एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली दार्शनिक था, फिलॉसफर था। अब फिलॉसफर का मतलब होता है फिलॉसफर क्या करते हैं कि किसी टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं और फिर अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। तो प्लेटो एक बहुत अच्छा दार्शनिक था प्राचीन यूनान का। और जो पश्चिमी परंपरा है, मतलब जो वेस्टर्न जो लोग हैं, उनके अनुसार सबसे पहला व्यवस्थित राजनीति सिद्धांतकार प्लेटो था। मतलब प्लेटो ने ही राजनीति को व्यवस्थित करके उसका अध्ययन करना शुरू किया। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था, इसलिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसे उत्तराधिकार में मिली थी। मूलतः उसका नाम एरिस्टोक्लीस था। वह एक सुंदर और हष्ट-पुष्ट युवक के रूप में बड़ा हुआ और उसके चौड़े कंधों को देखकर ही उसे प्लेटो कहा जाने लगा। उसने 2 बार खेलों में इनाम जीते और एक वीर सैनिक के रूप में भी ख्याति अर्जित की। इतना सब होते हुए भी सुकरात की अद्भुत तर्क विद्या ने उसके मन को आकर्षित किया और एक कुशल दार्शनिक बना दिया। तो फ्रेंड्स, जो प्लेटो था उसका जन्म एक बड़े परिवार में हुआ था, तो इस कारण से राजनीति के बारे में जानने की उसकी जो इच्छा थी वो उसे एक तरह से अपने परिवार से ही मिली थी। और प्लेटो जो था वो काफ़ी मतलब खेल कूद में भी काफ़ी अच्छा था और उसका काफ़ी शरीर अच्छा था। वो सैनिक के रूप में भी, एक वीर सैनिक के रूप में भी उसका नाम हुआ था। बट फिर भी सुकरात से वो प्रेरित हुआ। सुकरात को उसने जब देखा कि वो किस तरह से तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, तो उनकी शरण में वो गया, उनसे मतलब शिक्षा ली उसने। तो वो एक बहुत अच्छा दार्शनिक बनकर उभरा। सुकरात जो था वो अरस्तु का टीचर था। 1999 ईसा पूर्व में जब सुकरात को प्राणदंड दिया गया तब तक वह सुकरात की छत्रछाया में रहा। मतलब वो सुकरात के साथ लंबे समय तक था। सुकरात की मृत्यु के बाद उसने कई वर्ष तक यूनान, मिस्र और इटली की यात्रा करके वहाँ की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया। वह फारस भी गया। कुछ विद्वानों के अनुसार वह भारत भी आया, जहाँ उसने वेदांत की शिक्षा ली। यह केवल संयोग ही की बात नहीं हो सकती कि न्याय के संबंध में प्लेटो के विचार धर्म के संबंध में प्राचीन भारतीय चिंतन से बहुत मिलते जुलते हैं। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इसे समझा नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा रीड करते जा रहा हूँ। अपनी विदेश यात्राओं से लौटकर प्लेटो ने दर्शन शास्त्र के विस्तृत अध्ययन और निरूपण के उद्देश्य से अपनी प्रसिद्ध अकादमी स्थापित की, जिसने प्राचीन यूनान को अनेक विधिवेत्ता और राजमर्मज्ञ प्रदान किए, मतलब राजनीतिज्ञ प्रदान किए। प्लेटो का विख्यात शिष्य अरस्तु इसी अकादमी की देन था। तो देखिए दोस्तों, प्लेटो ने एक एकेडमी की स्थापना की थी। उसने एक एकेडमी इस्टेब्लिश की थी जो कि बहुत अच्छी थी, जिसमें राजनीति से संबंधित दर्शन शास्त्र वगैरह का अध्ययन किया जाता था। और इसी एकेडमी में पढ़कर अरस्तु सामने आए थे। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को साकार रूप देने के लिए आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। इसका विवरण उसके प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक के अंतर्गत दिया गया है। उसमें उसने यह विश्वास व्यक्त किया है कि समाज का उद्धार तभी हो सकता है जब शासन की बागडोर दार्शनिकों के हाथों में दे दी जाए, या फिर शासक स्वयं दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करके दार्शनिक बन जाए। देखिए दोस्तों, प्लेटो ने एक बुक लिखी थी रिपब्लिक, जिसके अंतर्गत उन्होंने न्याय के सिद्धांत की बात की है। अब उन्होंने न्याय के सिद्धांत की बात क्यों की थी, तो उनका जो उद्देश्य था प्लेटो का, वो था
एक आदर्श राज्य की स्थापना करना, एक आइडियल स्टेट की स्थापना करना जो बहुत अच्छा हो। उस आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए प्लेटो ने न्याय सिद्धांत बनाया और उस न्याय सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटो ने कहा कि देखो, अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा राज्य स्थापित हो तो उसके लिए शासन की बागडोर, यानी कि जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा शासन का, जिसके पास सत्ता होनी चाहिए, वो दार्शनिक होना चाहिए, फिलॉसफर होना चाहिए। और अगर कोई फिलॉसफर राजा या शासक नहीं है तो जो भी राजा या शासक है उसको फिलॉसफर बन जाना चाहिए, दार्शनिक बन जाना चाहिए। अब एक बहुत अच्छी चीज़ है इसको लेकर, तो आप यहाँ पर इसको समझिए। ये थोड़ा सा मैं मजाक के तौर पर थोड़ा सा समझाऊंगा। देखिए, अब क्या हुआ कि प्लेटो ने ऐसा कह तो दिया कि वो दार्शनिक होना चाहिए, जो शासक होगा वो दार्शनिक होना चाहिए, इससे एक आदर्श राज्य बन जाएगा। अब इसी के चलते 1987 ईसा पूर्व में प्लेटो को सिसिली की राजधानी सिराक्यूस के शासक डायोनीसियस का यह निमंत्रण मिला कि वह उसके राज्य को अपनी कल्पना के अनुरूप आदर्श राज्य में परिणत कर दें। अब एक शासक था सिसिली का, डायोनीसियस, उसने इनविटेशन दिया प्लेटो को कि आइए हमारे राज्य को आदर्श राज्य में बदल दीजिए, आप जो जो कहेंगे हम कोशिश करेंगे वो चीज़ करें और हमारा राज्य भी आदर्श बन जाए। अब प्लेटो गया। अब प्लेटो ने कहा कि अब आदर्श राज्य बनाने के लिए पहले शासक को, यानी कि आपको दार्शनिक बनना पड़ेगा। राजा ने कहा चलो ठीक है, दार्शनिक बन जाते हैं। बट प्लेटो ने जब उसको नियम बताए कि दार्शनिक बनने के लिए आपको ये सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे, तो अब वो मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो गया कि मैं तो शासक हूँ, अब मैं इतना त्याग कैसे कर सकता हूँ। तो डायोनीसियस थोड़ा सा गुस्सा हो गया, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं दार्शनिक नहीं बनूंगा। तो फिर प्लेटो ने कहा कि ठीक है भाई, जब तुम दार्शनिक नहीं बनोगे तो तुम्हें राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए और किसी फिलॉसफर को अपनी गद्दी पर बैठा देना चाहिए, इससे तुम्हारा राज्य आदर्श राज्य बन जाएगा। तो इससे डायोनीसियस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इसी के चलते उसने प्लेटो को गुलाम बना लिया। वो तो भला हुआ कि जब वो उस प्लेटो को गुलाम बनाकर बेच रहा था तो प्लेटो के ही दोस्त ने प्लेटो को खरीद लिया और उसे आज़ाद कर दिया। तो अच्छा हुआ प्लेटो बच गया। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये मजाक के तौर पर था, बट हाँ ये सीरियस था, ये चीज़ें जो है वो सही बातें हैं। तो इन्हीं के अनुभवों के आधार पर उसने अपनी, यानी कि प्लेटो ने अपनी परवर्ती कृतियाँ स्टेट्समैन, जिसमें राजमर्मज्ञ एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, उसका मतलब है राजनीतिज्ञ यानी कि राजनेता। अब ये जो अनुभव थे प्लेटो की लाइफ के, उन्हीं अनुभवों के आधार पर प्लेटो ने एक स्टेट्समैन और लॉज नाम की 2 बुक लिखी थी, जिनमें आदर्श को यथार्थ के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ उसने मनुष्य के वास्तविक स्वभाव और उसकी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए यह मत व्यक्त किया कि यथार्थ के धरातल पर ऐसे आदर्श राज्य को साकार करना संभव नहीं है जिस पर दार्शनिकों का शासन स्थापित हो जाए। इसलिए उसने यहाँ ऐसे आदर्शवत राज्य की स्थापना का प्रस्ताव रखा जिस पर कानूनों का शासन रहेगा। अब देखिए दोस्तों, अब प्लेटो इन सभी अनुभवों के आधार पर, जब प्लेटो के साथ एक घटना घटी थी, मैंने बताया ना डायोनीसियस जो एक राजा था, तो उसने गुलाम बना लिया था उसको। तो अब प्लेटो समझ गया था कि आदर्श राज्य बनाने की जो फिलॉसफी थी, जो सिद्धांत था, वो पूरी तरह अब असली लाइफ में स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजा दार्शनिक नहीं बनेगा और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई दार्शनिक राजा बन पाए। तो उसने कहा फिर भी अगर हम आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं तो एक और तरीका है। अब ये तो असली चीज़ नहीं है जो पहले उसने बताई, असली में स्थापित नहीं हो पाएगा। तो दूसरा तरीका उसने कहा कि अगर राजा के ऊपर कानूनों को लाद दिया जाए, या राजा या शासक है ये उसके ऊपर कानूनों को लाद दिया जाए, अगर वो कानून के अंडर में रहकर अपना काम करेगा तो इससे भी एक आदर्शवत राज्य की स्थापना हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आप इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि प्लेटो कौन था, उसका जन्म कहाँ पर हुआ था, फिर उसने कहीं यात्राएं की थी, कई सारी यात्राएं की थी। सुकरात के साथ वो लंबे समय तक रहा था, तो उसका प्रभाव था, सुकरात का भी एक गहरा प्रभाव पड़ा था प्लेटो के ऊपर। प्लेटो ने एक एकेडमी की स्थापना की थी जिससे कि अरस्तु निकल कर अब सामने आया था। इसके बाद प्लेटो ने एक बुक लिखी थी रिपब्लिक, जिसमें उसने
दार्शनिक राजा वगैरह की बात की थी, न्याय सिद्धांत की बात की थी। बट हाँ, फिर दार्शनिक राजा का सिद्धांत उतना अच्छा नहीं हो पाया, तो उसने बाद में कहा कि अगर हम राजा के ऊपर थोड़े कानूनों को लाद देते हैं तो उससे भी एक आदर्शवत राज्य स्थापित हो सकता है। तो ये था इंट्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करिए और समझिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने प्लेटो का एक सामान्य परिचय देख लिया, एक इंट्रोडक्शन देख लिया। ये इंट्रोडक्शन आपके लिए ज़रूरी था ताकि आप आगे की बातों को समझ सकें और जब अपनी आंसर राइटिंग करें तो इस इंट्रोडक्शन का भी यूज़ कर सकें। तो यहाँ तक आपको सारी की सारी बात क्लियर होगी। आई थिंक आपको सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अब ये टॉपिक है वो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब देखिए फ्रेंड्स, प्लेटो का न्याय सिद्धांत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं प्लेटो के हिसाब से। जो हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो ने जो बातें कही हैं उसमें दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है न्याय सिद्धांत, तो प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए। तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम बात कर रहे हैं न्याय सिद्धांत की। प्लेटो की अमर कृति रिपब्लिक का वैकल्पिक शीर्षक न्याय मीमांसा है, इसलिए इसका मुख्य विवेच्य विषय न्याय सिद्धांत है। परंतु प्लेटो ने न्याय की समस्या का इतना विस्तृत विवेचन किया है कि प्रस्तुत कृति में ज्ञान की अनेक शाखाओं का समावेश हो गया है। देखिए दोस्तों, अब प्लेटो ने एक बुक लिखी थी रिपब्लिक। अब इस रिपब्लिक जो ये बुक लिखी है उसका जो वैकल्पिक नाम है वो है न्याय मीमांसा। कहने का मतलब ये है कि इस बुक में प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इसका इतना विस्तार से वर्णन किया है कि इसके साथ ज्ञान की अनेक शाखाएं जुड़ जाती हैं। मतलब जो मनोविज्ञान है, शिक्षा शास्त्र है, तो दूसरी जो शास्त्र हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, वो भी इस जो रिपब्लिक है उस बुक में आ जाते हैं। मतलब जब प्लेटो न्याय के सिद्धांत का वर्णन करता है तो उसके साथ कई और सब्जेक्ट भी जुड़ जाते हैं। इसमें हमें, मतलब जो उसकी बुक है उसमें हमें उसकी तत्व मीमांसा, उसकी ईश्वर मीमांसा, उसके नीति शास्त्र, उसके मनोविज्ञान, उसके शिक्षा शास्त्र, उसके राजनीति शास्त्र और उसके कला सिद्धांत के एक साथ दर्शन होते हैं। वास्तव में प्लेटो ने इन सब विषयों पर पृथक पृथक या स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया है, बल्कि वे एक ही धारा में उठने वाली लहरों की तरह हमारे सामने आते हैं। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि प्लेटो ने एक बुक लिखी थी रिपब्लिक, तो प्लेटो ने रिपब्लिक बुक के अंतर्गत ही मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और राजनीति शास्त्र, इन सभी सब्जेक्ट का समावेश कर दिया है। उन सभी सब्जेक्ट की बातें एक ही बुक में लिख दी हैं। इन पर उसने कोई अलग अलग विचार नहीं किया है। अब ऐसा हुआ क्यों, तो आइए इसे समझते हैं। तो प्लेटो का मुख्य लक्ष्य, मुख्य ध्येय आदर्श राज्य व्यवस्था की संकल्पना प्रस्तुत करना है, यह था। परंतु इसके लिए राज्य के स्वरूप को समझना जरूरी है, जो कि राजनीति शास्त्र का विषय है। आदर्श राज्य वह होगा जो न्याय पर आधारित हो। न्याय को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता, अतः नीति शास्त्र का विवेचन जरूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो प्लेटो था उसका मेन उद्देश्य था कि आदर्श राज्य की व्यवस्था की संकल्पना को प्रस्तुत किया जाए, कि एक आदर्श राज्य कैसे स्थापित किया जा सकता है, इस संकल्पना को प्रस्तुत किया जा सके। अब आदर्श राज्य वही होगा जिसमें न्याय होगा, जो न्याय के ऊपर आधारित होगा, और जो न्याय वाला जो सब्जेक्ट है वो नैतिकता से जुड़ा हुआ है। मतलब कि अब नीति शास्त्र का अध्ययन भी इसमें करना पड़ेगा। और आदर्श राज्य की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमें स्टेट को समझना पड़ेगा, राज्य को समझना पड़ेगा। इसलिए पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति शास्त्र को भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा न्याय की अगर स्थापना करनी है तो न्याय की स्थापना के लिए समाज के अलग अलग वर्गों की उपयुक्त स्थिति निर्धारित करनी होगी। अतः समाजशास्त्र के क्षेत्र में पदार्पण करना आवश्यक हो जाता है। समाज व्यवस्था के विश्लेषण के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना जरूरी है, क्योंकि समाज या राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। तो मनुष्य की प्रकृति को समझने के लिए मनोविज्ञान,
से सरोकार रखना पड़ेगा। मनुष्य की नैसर्गिक क्षमताओं के समुचित विकास के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रणाली का विकास आवश्यक है, अतः शिक्षा शास्त्र का विवेचन भी जरूरी हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्लेटो का जो मेन उद्देश्य था वो था आदर्श राज्य की व्यवस्था से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत करना। बट जब आदर्श राज्य व्यवस्था के सिद्धांत को प्रस्तुत करना था तो इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए न्याय, समाज, मनुष्य, राज्य, इन सबको समझना जरूरी था। तो अब राज्य को समझना था, इसलिए राजनीति शास्त्र को पढ़ना पड़ा या राजनीति शास्त्र से संबंधित बातें उसे लिखनी पड़ी। न्याय के बारे में उसे बताना था तो न्याय नैतिकता से जुड़ा हुआ है, तो नैतिक नीति शास्त्र को शामिल कर लिया उसने अपनी बुक में। इसके अलावा न्याय वगैरह में समाज का इम्पोर्टेंट रोल होता है कि समाज में आप न्याय किस तरह से दोगे, समाज में किस तरह से लोग बटे हुए हैं, तो समाज को समझना ज़रूरी है, यानी कि समाज शास्त्र भी इसमें शामिल हो गया। और अगर हम समाज को समझ रहे हैं तो मनुष्य को तो समझना पड़ेगा, क्योंकि समाज या जो स्टेट होता है वो मनुष्यों से बनता है, लोगों से बनता है, तो मनोविज्ञान भी इसमें शामिल हो गया। अब लोगों को एक शिक्षा प्रणाली भी अच्छी प्रोवाइड कराई जाए, तभी तो अब पूरी व्यवस्था को आप संभाल सकते हो, तो शिक्षा शास्त्र को भी शामिल किया गया। कहने का मतलब यह है कि एक ही बुक में उसने कई सारे शास्त्रों को शामिल कर लिया, अलग अलग बुक नहीं बनाई, एक ही बुक में उसने सारी बातों को शामिल कर लिया। तो अभी हमारा जो टॉपिक मैंने अभी शुरू किया था वो था प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अब प्लेटो का न्याय सिद्धांत समझने के लिए जितनी भी अभी हमने बातें की, ये बातें भी करना ज़रूरी था। ये हमने थोड़ी सी उसके सिद्धांतों के बारे में, बुक के बारे में थोड़ी सी बातें की हैं, ये बात करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इन सभी बातों को आपको बताया है। बट असली जो न्याय का सिद्धांत है वो अब आपका शुरू होता है। अगर आप कहें कि न्याय सिद्धांत क्या है तो वो इस लाइन से शुरू होता है, अब मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ। बट जब अपनी आंसर राइटिंग आप करेंगे एग्ज़ाम में तो पिछली बातों को भी आप शामिल करेंगे, ताकि सामने वाला व्यक्ति यानी कि टीचर समझ जाए कि आपको एक अच्छी खासी नॉलेज है। तो अब आपका न्याय सिद्धांत पूरी तरह शुरू होता है, मेन टॉपिक जो है वो अब शुरू होता है आपका। क्योंकि राज्य व्यक्ति का ही वृहत रूप है, द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, इसलिए राज्य की प्रकृति को समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना जरूरी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी बातें कही जा रही हैं वो प्लेटो के द्वारा कही जा रही हैं, प्लेटो आपको बता रहे हैं। तो प्लेटो का मानना था कि जो राज्य है वो व्यक्ति का ही वृहत रूप है। ऐसा माना भी जाता है कि जो स्टेट है वो व्यक्ति का ही वृहत रूप है, मतलब लोगों के समूह से ही स्टेट बनता है, मतलब लोगों के द्वारा ही स्टेट बनता है, लोगों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर हमें राज्य के नेचर को समझना है, स्टेट के नेचर को समझना है, तो उससे पहले हमें मनुष्यों को समझना पड़ेगा, मनुष्य की प्रकृति को समझना पड़ेगा। अब प्लेटो कहता है कि प्लेटो के अनुसार मनुष्य के व्यवहार के 3 मुख्य स्रोत हैं। प्लेटो कहता है कि मनुष्य के जो व्यवहार हैं उसके 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला है इच्छा या तृष्णा, दूसरा है भावना या मनोवेग, तीसरा है ज्ञान या बुद्धि। तो ये 3 मुख्य स्रोत हैं मनुष्य के व्यवहार के। इच्छा का स्थान मनुष्य की कमर में है, भावना का स्थान हृदय में है और ज्ञान का स्थान मस्तिष्क में है। वैसे ये सभी गुण सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, लेकिन किसी में किसी गुण की प्रधानता रहती है, किसी में किसी और की। इस आधार पर प्लेटो ने समाज के 3 वर्गों की पहचान की है। जिनमें इच्छा या तृष्णा की प्रधानता है वे उद्योग व्यापार को तत्पर होते हैं, जिनमें मनोवेग भरा है वे सैनिक या योद्धा का व्यवसाय अपनाते हैं, जो ज्ञान से संपन्न हैं वे दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर प्लेटो कह रहा है कि सबसे पहले हमें मनुष्य के व्यवहार को समझना पड़ेगा, और मनुष्य के व्यवहार के 3 स्रोत हैं, और किसी मनुष्य में किसी, जैसे कि पहला स्रोत था इच्छा, तो इच्छा की प्रधानता होती है, किसी में भावना की या किसी में ज्ञान की प्रधानता होती है, और इसी आधार पर वो अपना व्यवसाय चुनते हैं, और कोई उद्योगपति बनता है, कोई व्यापारी मतलब बनता है, कोई सैनिक बनता है और कोई दार्शनिक बनता है।
ठीक है, तो यहाँ तक आ गया समझ में। यदि हम मनुष्य की प्रकृति के लिए उपयुक्त सद्गुण निश्चित कर लें तो राज्य के लिए उपयुक्त सद्गुण निर्धारित करना सुगम हो जाएगा। ये प्लेटो कह रहे हैं कि अगर हम मनुष्य की प्रकृति के लिए एक सही सद्गुण निश्चित कर लें कि एक मनुष्य को ऐसा होना चाहिए, तो राज्य के लिए अपने सद्गुण अपने आप ही निर्धारित करना सुगम हो जाएगा। प्लेटो ने 4 मूल सद्गुणों का विवरण दिया है। इच्छा या तृष्णा के लिए उपयुक्त सद्गुण संयम है, अतः उद्योग व्यापार में संलग्न वर्ग को सद्जीवन की प्राप्ति के लिए अपने अंदर संयम विकसित करना चाहिए। भावना या मनोवेग के लिए उपयुक्त सद्गुण साहस है, करेज, और इसलिए सैनिक वर्ग को सद्जीवन बिताने के लिए अपने अंदर साहस विकसित करना चाहिए। ज्ञान के लिए उपयुक्त सद्गुण विवेक है, विजडम यानी कि दिमाग, समझ। दार्शनिक या बुद्धिजीवी वर्ग को इस गुण का विकास करना चाहिए। चौथा या अंतिम गुण सद्गुण न्याय है, जो कि सर्वोच्च सद्गुण है। यह समस्त सद्गुणों के उपयुक्त संयोग का संकेत देता है, अर्थात व्यक्ति के संदर्भ में न्याय से तात्पर्य यह है कि तृष्णा को साहस का संबल मिल जाए और विवेक से मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैंने काफ़ी रीड कर दिया, समझाया नहीं। अब मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझिए। देखिए प्लेटो ने क्या किया। प्लेटो ने कहा पहले हमें मनुष्य के व्यवहार को समझना है, तो आप उसने फिर मनुष्य के स्रोत को बताया। उसने कहा देखो, पहला स्रोत है ज्ञान, दूसरा है मनोवेग और तीसरा है तृष्णा। तो ये तीन जो हैं वो क्या हैं, मुख्य लक्षण हैं मनुष्य के या मनुष्य के व्यवहार के 3 मुख्य स्रोत हैं। अब उसने कहा कि देखो, अब जिस मनुष्य में ज्ञान ज़्यादा होता है वो दार्शनिक बनना चाहिए, जिसमें मनोवेग यानी कि जिसमें उत्सुकता बहुत ज़्यादा है, भावना बहुत ज़्यादा है, वो सैनिक बनना चाहिए, और जिसमें इच्छा या तृष्णा ज़्यादा है वो व्यापारी होना चाहिए। इसके अलावा उसने कहा कि अगर हम इनके सद्गुण निश्चित कर लें तो ये एक अच्छी व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। उसने कहा देखो, जो दार्शनिक होगा, जिसके पास ज्ञान ज़्यादा है, उसको अपने अंदर एक सद्गुण विकसित करना है, एक गुण विकसित करना है, एक क्वालिटी लानी है, वो है विवेक की। उसे अपने विवेक को बढ़ाना है। इसके अलावा जो सैनिक होगा वो उसके अंदर भावना बहुत ज़्यादा है, मनोवेग बहुत ज़्यादा है, उसे अपने अंदर साहस को बढ़ाना है, ये उसका सद्गुण हो गया। इसके अलावा एक है व्यापारी, तो व्यापारी के अंदर इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसे अपने अंदर संयम यानी कि एक संयम मतलब सब्र रखना होगा, कुछ संयम इसका सद्गुण विकसित करना होगा। तो ये 3 जो वर्ग थे लोगों के, उनके लिए ये 3 सद्गुण बताएं। इसके अलावा लास्ट में उसने कहा कि देखो, ये पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए एक सद्गुण है न्याय। न्याय ऐसा सद्गुण है ये जो कि पूरे सभी सद्गुणों को कंट्रोल करेगा। अब एक उदाहरण लेते हैं, अब न्याय कैसे कंट्रोल करेगा। देखिए, एक इंजीनियर होता है जो घर बनवाता है। अब अलग अलग कई सारे मज़दूर होते हैं, कोई पेंटर्स होते हैं, कोई मज़दूर होते हैं, कोई मिस्त्री होते हैं। उन सब से कौन काम करवाता है? इंजीनियर काम करवाता है। इंजीनियर के होने से फ़ायदा ये होता है कि एक बैलेंस बन जाता है। अगर इंजीनियर नहीं होगा, कोई मेन ठेकेदार नहीं होगा, तो वो घर सही से नहीं बन पाएगा। तो इंजीनियर वगैरह क्या करते हैं? एक बैलेंस देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर न्याय का काम भी यही है। न्याय क्या करेगा? सभी सद्गुणों में एक संतुलन स्थापित करेगा, जिससे समाज में एक अच्छा न्याय व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपको अभी भी न्याय सिद्धांत नॉर्मली समझ में ना आया हो। अभी तो ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, बट फिर भी जितना मैंने पढ़ाया है, हो सकता है आप लोगों को समझ ना आया हो। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप पहले व्यक्ति नहीं है। जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं ना, उसमें से 90% लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा होगा। यकीन मानिए, समझ नहीं आ रहा होगा, और डरिए मत। वीडियो को आप एक बार और देख लेना, बट अभी आप पूरी वीडियो देख लीजिए। आई थिंक आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
तो अभी तक न्याय सिद्धांत के बारे में जितनी भी बातें की हैं आप उसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत यही था कि उसने कुछ प्रमुख व्यवहार बता दिए, कुछ सद्गुण बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तर्क श्रृंखला के अनुसार, अब उसने एक श्रृंखला ही बना दी, तो इसके अनुसार राज्य के संदर्भ में न्याय का अर्थ यह होगा कि उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग से संरक्षण और ऊर्जा प्राप्त हो और दार्शनिक वर्ग से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब प्लेटो ने जो भी चीज़ें अभी बताई ना, उसके अनुसार प्लेटो ने कहा देखो इससे होगा ये कि राज्य के संदर्भ में न्याय का अर्थ ये होगा कि जो सैनिक वर्ग होगा उससे वो उत्पादक वर्ग को संरक्षण देगा, उत्पादक वर्ग की रक्षा करेगा, और जो दार्शनिक वर्ग होगा वो समाज का, पूरे राज्य का मार्गदर्शन करेगा, वो सैनिकों का मार्गदर्शन करेगा, उत्पादक वर्ग का मार्गदर्शन करेगा। तो यही न्याय होगा। दूसरे शब्दों में प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत राज्य में दार्शनिक वर्ग के शासन का समर्थन किया गया है और सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग को अपने अपने स्वभाव के अनुरूप भूमिकाएं सौंपी गई हैं, जिन्हें अपने अपने लिए उपयुक्त सद्गुणों का विकास करके दार्शनिक शासकों के नियंत्रण में रहने का निर्देश दिया गया है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत यही था जिसमें दार्शनिकों को सबसे ऊंचा लेवल दिया गया है, जिसमें दार्शनिक सिर्फ मार्गदर्शन करेंगे और सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग अपना अपना काम करेंगे अपने अपने सद्गुण के हिसाब से। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत कहा गया है। इसमें वास्तुकार के कृत्य का दृष्टांत देते हुए ये दिखाया गया है कि न्याय का उपयुक्त कार्य अन्य तीनों सद्गुणों को सही ढंग से समन्वित करना है। तो अभी मैंने आपको इंजीनियर का एग्जाम्पल दिया था, आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल दिया था, तो वही यही था कि प्लेटो ने कहा है कि जो न्याय होगा वो अन्य तीनों सद्गुणों को संतुलित करेगा। भवन निर्माण के दौरान, अब इस उदाहरण को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए भवन निर्माण के दौरान उसके प्रत्येक हिस्से, दीवार, छत, फर्श, खिड़की, दरवाजे इत्यादि के निर्माण का कार्य किसी न किसी कारीगर के हाथ में रहता है, लेकिन कुशल वास्तुकार इन सबको इस ढंग से समन्वित करता है कि वे एक दूसरे की शोभा बढ़ाने लगते हैं। इसी तरह न्याय ऐसा सद्गुण है जो अन्य तीनों सद्गुणों विवेक, साहस और संयम को सही जगह स्थापित करके उन्हें आदर्श समाज के ढांचे में ढाल देगा। तो यहाँ तक भी अभी हमारा जो न्याय सिद्धांत था वो खत्म नहीं हुआ है। अभी मैं इसकी एक समरी भी दूंगा लास्ट में, तो आप समरी को भी एक बार देख लेना। बट अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, न्याय सिद्धांत खत्म करने की पूरी कोशिश है। तो प्लेटो का विचार है कि ज्ञान के आलोक के बिना समाज अंधकार में भटक जाएगा। अब प्लेटो का मानना है कि ज्ञान का होना समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए समाज के कल्याण के लिए उसमें दार्शनिक राजाओं का शासन यानी कि रूल ऑफ फिलोसफर किंग्स स्थापित करना जरूरी है। यदि शासन की बागडोर दार्शनिकों के हाथों में नहीं दी जाएगी तो उत्पादक वर्ग की अनियंत्रित लालसा और सैनिक वर्ग का अनियंत्रित भावावेग समाज को विध्वंस की ओर ले जाएगा। जिस देश के शासक ज्ञान विज्ञान के प्रति अनुरक्त नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, या जहां दौलत के भूखे व्यापारी या युद्ध के प्यासे सैनिक सत्ता का सूत्र संभाल लेंगे, उस देश का शासन भ्रष्ट, अस्थिर और विनाशकारी होगा। देखिए दोस्तों, अब प्लेटो ने दार्शनिकों को बहुत ज़्यादा ऊंचा स्थान दिया था अपने न्याय सिद्धांत में। अब प्लेटो कहता है कि देखो ज्ञान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समाज में, जिस कारण से जो शासक होना चाहिए वो एक दार्शनिक होना चाहिए, दार्शनिकों को राजा बनाना चाहिए। वो ऐसा इसलिए कह रहा है कि क्योंकि उसका मानना है कि जो दार्शनिक होगा वो काफ़ी ज्ञानी होगा और वो अपने ज्ञान से देश को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा उसका मानना है कि अगर किसी दार्शनिक के हाथ में शासन नहीं होगा तो हम जानते हैं कि अभी पीछे उसने बताया कि जो सैनिक हैं उसमें भावावेग बहुत ज़्यादा है, उत्साह बहुत ज़्यादा है, साहस ज़्यादा है, तो उससे देश को नुकसान हो सकता है, वो अनियंत्रित हो सकते हैं।
व्यापारिक वर्ग में लालसा इच्छा ज़्यादा है तो उनकी लालच बढ़ने से समाज अनियंत्रित हो जाएगा। तो ऐसा मानना था प्लेटो का। प्लेटो की दृष्टि में एथेंस की राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण यही था कि वहाँ शासन की बागडोर दार्शनिकों या मनीषियों के हाथों में नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र की आड़ में अयोग्य लोग सत्ता प्राप्त कर लेते थे। तो प्लेटो का मानना ये था कि देखो, जो एथेंस था वहाँ पे लोकतंत्र था। प्लेटो का मानना था कि उस लोकतंत्र में अयोग्य व्यक्ति शासन कर रहे हैं, जिस कारण से वहाँ की सरकार यानी कि राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर है, स्टेबल नहीं है, अस्थिर है। तो अगर दार्शनिक राजा बनेंगे तो ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अब इसे साबित करने के लिए प्लेटो कुछ तर्क देता है, इसे सुनिए। अतः उसने शिकायत के स्वर में कहा, प्लेटो ने कहा, जब हम जूता बनवाने जैसे साधारण काम के लिए कुशल कारीगर ढूंढते हैं, तब हम कैसे सोच लेते हैं कि जो व्यक्ति बातें बनाकर लोगों के वोट हासिल कर लेता है वह शासन जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को संभालने के योग्य होगा। जब हम अस्वस्थ होते हैं तो किसी योग्यता प्राप्त और प्रशिक्षित चिकित्सक की शरण में जाते हैं, डॉक्टर की शरण में जाते हैं। सबसे सुंदर या वाक्पटु चिकित्सक की तलाश नहीं करते हैं। फिर जब संपूर्ण राज्य अस्वस्थ हो तब क्या उसके उपचार के लिए सबसे मेधावी, ज्ञानवान और विवेकशील व्यक्तियों की शरण में नहीं जाना चाहिए? जब तक राजनीति में अयोग्य और धूर्त व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, तब तक राज्य की बुराइयों और राजनीतिक अस्थिरता, अव्यवस्था और कुप्रबंध का अंत नहीं हो पाएगा। जब तक दार्शनिक स्वयं शासक नहीं बन जाते या संसार के शासक एवं निरुक्ति दर्शन शास्त्र में पारंगत नहीं हो जाते, तब तक राज्यों को अपनी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, प्लेटो तर्क दे रहा है कि देखो, जब हमारा जूता खराब हो जाता है, चप्पल खराब हो जाती है, तो हम ऐसे कोई साधारण व्यक्ति को नहीं ढूंढते हैं, हम मोची को ढूंढते हैं जो कि उस काम में बिल्कुल निपुण होता है, कुशल होता है, स्किलफुल कारीगर को हम ढूंढते हैं। और जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम ऐसे डॉक्टर को ढूंढते हैं जो सबसे अच्छा हो। मतलब ये नहीं देखते कि वो सुंदर होना चाहिए, वो अच्छी बातें करने वाला हो, हम ये नहीं देखते। हम कहते हैं कि वो अपने काम में काफ़ी प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेनिंग फुल होना चाहिए। तो हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। तो कह रहा है प्लेटो कि जब हमारा राज्य यानी कि स्टेट अस्वस्थ हो जाता है तो हमें भी तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो अपने काम में काफ़ी स्वस्थ, काफ़ी प्रशिक्षित हो, जो राज्य को काफ़ी अच्छे से चला सके। हम तो इसीलिए कहता है प्लेटो कि जब तक अयोग्य लोगों और धूर्त व्यक्ति का प्रवेश होता रहेगा राजनीति में, तब तक राज्यों की अस्थिरता बनी रहेगी, राज्यों में अव्यवस्था यानी कि कुप्रबंधन वगैरह बना रहेगा। तो कुल मिलाकर प्लेटो कह रहा है कि दार्शनिकों का शासन होना चाहिए, दार्शनिकों को राजा बनाया जाना चाहिए। यही कह रहा है प्लेटो। दार्शनिक राजा बनेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, देश में जो अस्थिरता वगैरह होगी वो सब खत्म हो जाएगा। वैसे इसके पीछे का जो लॉजिक था प्लेटो का वो ये था कि उसका मानना था कि जो दार्शनिक होगा वो थोड़ा निष्पक्ष ज़्यादा होगा, उसके अंदर मोह माया वगैरह नहीं रहेगी, इच्छा उसकी ख़त्म हो जाएगी, वो लालच वगैरह नहीं करेगा। इसीलिए प्लेटो कह रहा था कि दार्शनिकों को राजा बनाया जाए। तो यहाँ तक हमारा जो न्याय सिद्धांत था वो एक तरह से कहा जाए तो ख़त्म होता है। अगर आपको कहा जाए कि न्याय सिद्धांत आपको लिखना है तो नॉर्मली आप यहाँ तक न्याय सिद्धांत वाला टॉपिक लिख सकते हैं, क्वेश्चन हमेशा आता है। सॉरी, अभी मैंने आपको कहा था कि प्लेटो का एक जो न्याय सिद्धांत है उसकी समरी भी दूंगा, तो समरी देना मैं भूल गया, अभी मैं आपको समरी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, समरी ये है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में प्लेटो ने कहा कि मनुष्य के व्यवहार के 3 स्रोत हैं, ज्ञान, मनोवेग और इच्छा। ये उसके 3 स्रोत हैं और इसी आधार पर मनुष्य दार्शनिक बनता है, सैनिक बनता है और व्यापारी बनता है। और अब करना क्या है? करना ये है कि इन जो वर्ग हैं समाज के, दार्शनिक, सैनिक और व्यापारी, इनको अपने अंदर
अपने जो लक्षण हैं उसके आधार पर कुछ सद्गुण स्थापित करने हैं, जैसे कि विवेक, साहस और संयम। तो ये सद्गुण स्थापित करने हैं। इसके अलावा समाज में सबसे बड़ा सद्गुण होगा न्याय, जो कि सभी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा समाज में न्याय व्यवस्था वगैरह सारी स्थापित हो सके, इसके लिए दार्शनिक राजा होना चाहिए। तो ये था न्याय सिद्धांत, बहुत ही कम शब्दों में। अब अगर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में न्याय सिद्धांत में मैंने जो भी बातें करी, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में तो प्लेटो का कुछ परिचय भी बताया था आपको, मतलब स्टार्टिंग में, तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो बुक थी रिपब्लिक, उसके बारे में मैंने कुछ बताया था, आप वहाँ से स्टार्ट करते हुए प्लेटो का न्याय सिद्धांत जहाँ पर अभी हमने एंड किया है वहाँ तक आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, और आपको और टॉपिक्स इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि न्याय सिद्धांत क्या है प्लेटो का, वो आप वर्णन कीजिए, तो आप यहाँ तक कर लेंगे। बट कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्वेश्चन आ रहा है कि प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा और रानी की संकल्पना का वर्णन कीजिए। अब ये क्या है? तो देखिए, दार्शनिक राजा और रानी की जब संकल्पना की बात आती है तो उसमें भी हमें न्याय सिद्धांत लिखना पड़ता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि दार्शनिक राजा और रानी की संकल्पना का वर्णन कीजिए, तो आपको करना ये है कि जब मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ से आपका न्याय सिद्धांत, रियल न्याय सिद्धांत आपका शुरू होता है, मेन टॉपिक, तो उसकी पहली लाइन थी क्योंकि व्यक्ति राज्य का वृहद रूप है। तो यहाँ से लेकर जितना भी न्याय सिद्धांत मैंने बताया था वो सारा का सारा आप दार्शनिक राजा की संकल्पना वाले टॉपिक क्वेश्चन में डाल देना। उसके अलावा अगर दार्शनिक राजा वाला ही क्वेश्चन है तो उसके साथ आपको दो और भी टॉपिक्स ऐड करने पड़ेंगे। पहला ये है कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली, और दूसरा है जो साम्यवाद की जो संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद का जो टॉपिक है वो भी आपको दार्शनिक राजा वाली संकल्पना में डालना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि देखो, न्याय सिद्धांत का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक पूरी वीडियो में, आप वहाँ तक तो अपने आप मैनेज कर सकते हैं, न्याय सिद्धांत लिख सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन कहता है कि न्याय सिद्धांत नहीं, आपको दार्शनिक राजा या रानी की संकल्पना का वर्णन करना है, तो आप थोड़ा बहुत न्याय सिद्धांत उसमें डाल देंगे। जो लास्ट में नॉर्मली मैंने न्याय सिद्धांत का जो मेन टॉपिक पढ़ाया है वो आप डाल देना दार्शनिक राजा वाले क्वेश्चन में। बट उसके साथ आपको दो और भी टॉपिक्स को ऐड करना है। पहला है प्लेटो की शिक्षा प्रणाली और दूसरा है संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद। इनको अभी हम पढ़ेंगे, आप पढ़ने ही जा रहे हैं। बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में जो भी नोट्स हैं उनका स्क्रीनशॉट लीजिए या उनको 2 बार 3 बार, एक बार देखिए वीडियो को। नई चीज़ जल्दी समझ नहीं आती है, आ जाएगी ओवर द टाइम, आपको समझ आ जाएगी, पढ़ते रहिए। अब हम बात करते हैं प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की। प्लेटोज एजुकेशनल सिस्टम। दार्शनिकों के शासन को व्यावहारिक रूप देने के लिए प्लेटो ने 2 बातों पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य के समस्त नागरिकों के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था और संरक्षक वर्ग के लिए एक विशेष जीवन पद्धति जिसमें संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद प्रचलित होगा। संरक्षक वर्ग में दार्शनिक और सैनिक दोनों आएंगे। देखिए दोस्तों, प्लेटो ने दार्शनिक राजा की बात की थी, हमने पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन की बात की थी। अब उसको व्यवहार में लाने के लिए, दार्शनिक राजा के शासन को व्यवहार में लाने के लिए प्लेटो ने 2 बातों पर जोर दिया है। एक तो शिक्षा प्रणाली और दूसरा संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद। तो पहला है शिक्षा प्रणाली। तो शिक्षा प्रणाली क्या होगी, देखिए, प्लेटो का मानना था कि एक उपयुक्त शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सब नागरिकों को, अर्थात सब बालक बालिकाओं को एक जैसे अवसर दिए जाएंगे। नवजात शिशुओं को माता पिता से अलग करके राज्य अपने संरक्षण में ले लेगा। 10 वर्ष की आयु तक उन्हें मुख्यतः शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। प्रत्येक पाठशाला में व्यायाम शाला एवं खेल का मैदान होगा। पाठ्यक्रम का मुख्य विषय खेलकूद होगा। इन 10 वर्षों में व्यक्ति के स्वास्थ्य की नींव इतनी सुदृढ़ हो जानी चाहिए कि भविष्य में औषधियों की आवश्यकता ही ना रहे। तो शिक्षा प्रणाली की शुरुआत होती है बचपन से ही
कि जैसे ही नवजात शिशुओं का जन्म होगा, जैसे शिशु बालक बालिकाओं का जन्म होगा, तो उन्हें राज्य अपने यानी कि सरकार यानी कि स्टेट अपने संरक्षण में, प्रोटेक्शन में ले लेगा और उन्हें 10 वर्ष तक खेल कूद वगैरह, व्यायाम वगैरह कराया जाएगा, जिससे उन्हें एक तरह से शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। कोशिश ये रहेगी कि बचपन के 10 सालों में स्वास्थ्य को इतना ज़्यादा अच्छा कर दिया जाए, सुदृढ़ कर दिया जाए कि भविष्य में दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद 11 से 15 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को मुख्यतः संगीत की शिक्षा दी जाएगी, ताकि शारीरिक दृढ़ता के साथ साथ बालक बालिका के चरित्र में मानसिक मृदुलता भी विकसित की जा सके। संगीत शिक्षा के दौरान गणित, इतिहास और विज्ञान जैसे विषयों को भी गीतों के रूप में परिचित कराया जाएगा और विद्यार्थियों के मन में इनके प्रति रुचि जागृत की जाएगी। तो 11 से लेकर 15 वर्ष तक, मतलब 15 साल तक व्यक्ति को, बालकों को संगीत की शिक्षा दी जाएगी। इसमें बालक बालिकाओं के मन को मतलब दिमागी हालत को अच्छा करने की कोशिश की जाएगी और संगीत शिक्षा के दौरान ही गणित, इतिहास और विज्ञान जैसे विषयों को गीतों के रूप में बालक बालिकाओं को परिचित कराया जाएगा। मतलब यहाँ पे एक सामान्य शिक्षा देने की बात की जा रही है, वो भी संगीत के रूप में, और मानसिक रूप से उन्हें काफ़ी सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसके बाद 16 से लेकर 20 वर्ष की आयु तक विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा दी जाएगी। नैतिक शिक्षा का मतलब आपको पता होगा, नैतिक शिक्षा में कुछ रिस्पेक्ट करना, कुछ नैतिक भाव चीज़ें सिखाई जाती हैं, मोरल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, जैसे कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो ये नैतिक शिक्षा का उदाहरण है। इसके अलावा 20 वर्ष की आयु में पहली विशाल परीक्षा होगी। अब जब बालक 20 वर्ष का हो जाएगा तो पहला एग्ज़ाम होगा। इसमें जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे, मतलब जो फेल हो जाएंगे, उन्हें व्यापारी, मिस्त्री और किसान इत्यादि बनने के लिए भेज दिया जाएगा। और जो इन्हें गिने लोग इसमें उत्तीर्ण होंगे, पास हो जाएंगे, उन्हें 21 से 30 वर्ष की आयु तक उन्नत कोटि का शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब 30 वर्ष की आयु तक, 21 से लेकर 30 तक जो लोग पास हो जाते हैं तो उन्हें एक ट्रेनिंग दी जाएगी, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग होगी। 30 वर्ष की आयु में दूसरी महान परीक्षा होगी, और जब व्यक्ति 30 वर्ष का हो जाएगा तो पहली परीक्षा 20 वर्ष में हुई थी, दूसरी परीक्षा हो रही है 30 वर्ष में। तो दूसरी परीक्षा में जो व्यक्ति अनुत्तीर्ण होंगे, जो मतलब पास नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे, उन्हें सहायक यानी कि सैनिक बनने के लिए भेज दिया जाएगा। और जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें 21 से 35 वर्ष की आयु तक दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। 36 से 50 वर्ष की आयु तक इन लोगों को सांसारिक जीवन में लौटकर यथार्थ जीवन की समस्याओं से जूझना होगा। फिर अंतिम परीक्षा होगी। इसमें जो उत्तीर्ण होंगे, मतलब देखिए 50 साल तक वो अपनी शिक्षा पूरी कर लेगा। इसके अलावा लास्ट में एक परीक्षा होगी। इसमें जो उत्तीर्ण होंगे वे राज्य के शासक बन जाएंगे, जो अनुत्तीर्ण होंगे वे सहायक वर्ग के साथ जा मिलेंगे। तो अगर लास्ट की परीक्षा में जो पास हो जाएगा वो बन जाएगा राजा, वो बन जाएगा शासक, और जो फेल हो जाएंगे लास्ट में उन्हें लगभग सैनिकों के रूप में भेज दिया जाएगा या सहायक वर्ग के रूप में वो काम करेंगे। तो ये थी शिक्षा प्रणाली प्लेटो की, जिसमें 1 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक शिक्षा ही शिक्षा है। प्लेटो ने लिखा है कि जो दार्शनिक शासन का दायित्व संभालने के योग्य सिद्ध होंगे, अब इस तरह इस परीक्षा से, इस पूरी कठिनाइयों से गुजरते हुए जो दार्शनिक सत्ता संभालने के योग्य सिद्ध होंगे, उनके मन में सत्ता के प्रति मोह नहीं रहेगा, कोई भी मोह नहीं रहेगा। इसलिए वे शासक बनने के इच्छुक भी नहीं होंगे। वे शासक तभी बनेंगे जब जनसाधारण उनसे अनुनय विनय यानी कि विनती करके उन्हें लोकहित में यह दायित्व संभालने के लिए तैयार करेंगे। दूसरी ओर जो लोग सत्ता के मोह में शासक
बनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, वे शासक बनने के योग्य नहीं होते। सत्ता मिल जाने पर भी ये लोग राज्य को पतन के गर्त में धकेल देते हैं। सर्वोत्तम शासन वह होगा जिसमें शासक तनिक भी पद लोलुप ना हो। देखिए दोस्तों, प्लेटो ने कहा कि अब इस तरह से जो भी दार्शनिक योग्य होंगे सत्ता संभालने के, उनके मन में मोह माया नहीं रहेगी। अब हमने बात की थी ना, सांसारिक शिक्षा भी दी जाएगी, तो इन सभी शिक्षा के तहत जो दार्शनिक राजा बनेंगे उनके अंदर मोह माया नहीं रहेगी। उनका तो मन भी नहीं होगा कि हमें राजा बनाओ। अब वो राजा तभी बनेंगे जब लोग उनसे विनती करेंगे। अब ऐसे में जब वो राजा बन जाएंगे, जब वो सत्ता संभाल लेंगे, तो उनके अंदर कोई मोह माया रहेगी नहीं, लालच रहेगा नहीं। इस कारण से राज्य में भ्रष्टाचार वगैरह नहीं होगा और राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में सामने आ जाएगा। ये मानना था प्लेटो का। इसके अलावा प्लेटो ये भी कहता है कि जो लोग चाहते हैं कि हमें राजा बनना है, हमें राजा बनना है, हमें शासक बनना है, हमें वोट दीजिए, ये दीजिए, वो करिए हमारे लिए, हम आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। तो जो लोग ऐसा कहते हैं, जिनके अंदर लालच होता है, वो देश को नहीं संभाल सकते, वो देश को अंधकार में ले जाएंगे। ये प्लेटो कह रहा है। तो यहाँ तक हमारा प्लेटो की शिक्षा प्रणाली पूरी तरह खत्म होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की बात कर ली है। प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली के साथ साथ संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की बात की थी। इन दोनों टॉपिक्स को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दार्शनिक राजा के शासन की स्थापना के लिए प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली और स्त्रियों और संपत्ति के साम्यवाद की बात की थी। तो शिक्षा प्रणाली खत्म, अब हम बात करते हैं संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वाइफ्स। प्लेटो ने संरक्षक वर्ग को अर्थात दार्शनिक और सैनिक वर्ग को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के उद्देश्य से उनके लिए एक विशेष जीवन पद्धति की व्यवस्था की है, जिसे संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि संरक्षक वर्ग अपने दैनिक प्रयोग की न्यूनतम वस्तुएं ही अपने पास रखेगा। इस वर्ग के सदस्यों के व्यक्तिगत परिवार नहीं होंगे और उनके पास निजी संपत्ति भी नहीं होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। अर्थात इनका परिवार और संपत्ति सब कुछ साझा होगा। देखिए दोस्तों, प्लेटो संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की बात करता है। इसका मतलब ये है कि संपत्ति और स्त्रियां और जो परिवार है वो साझा होगा। वो कोई कंफर्म नहीं है कि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर बात हो रही है संरक्षक वर्ग की। संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद जो होगा वो सिर्फ संरक्षक वर्ग पर लागू होगा। और संरक्षक वर्ग में कौन कौन आएंगे? तो दार्शनिक आएंगे और सैनिक वर्ग आएंगे। जो देश को चला रहे हैं वो लोग आएंगे, तो उनके लिए इस साम्यवाद की बात की गई है। और ऐसा करते समय जो संरक्षक वर्ग होगा उसके अपने व्यक्तिगत परिवार नहीं होंगे। मतलब जैसे आज के टाइम पर होता है ना कि हमारा अपना परिवार होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम जानते हैं उन्हें। बट जो प्लेटो जिस साम्यवाद की बात कर रहा है उसके अंतर्गत संरक्षक वर्ग के अपने कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं होंगे, उनके पास अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। वे मिलजुल कर रहेंगे और मिल बांट कर खाएंगे। इन्हें सांसारिक वस्तुओं, सोने चांदी या वैभव और संपदा की लालसा से ऊपर उठकर सर्वथा निर्लिप्त जीवन बिताना होगा। उनकी स्त्रियां और संतान भी साझी होगी। किसी भी स्त्री या पुरुष को अपनी संतान को पहचानने का अवसर नहीं दिया जाएगा और किसी भी शिशु को यानी कि बच्चे को अपने माता पिता की पहचान नहीं बताई जाएगी। संरक्षक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुष समस्त बालक बालिकाओं के माता पिता होंगे और ये सब एक ही घर के सदस्य माने जाएंगे। जब माता पिता अपने वास्तविक संतान को नहीं पहचानेंगे तो उनके मन में किसी बालक बालिका के प्रति मोह पैदा नहीं होगा। इस तरह संरक्षक वर्ग के सभी सदस्य निर्लिप्त भाव से राज्य की सेवा करने को तत्पर होंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लेटो संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद के अंतर्गत कह रहा है कि जो ये दार्शनिक लोग होंगे, जो ये सैनिक वर्ग होगा, जो ये संरक्षक वर्ग होगा, उनका सब कुछ साझा होगा, उनके पास प्राइवेट कुछ कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा होने से फ़ायदा ये होगा कि इनके अंदर लालच नहीं रहेगा, इनके अंदर कोई मोह माया नहीं रहेगी। इनके संरक्षक वर्ग को पता नहीं होगा कि मेरा अपना बच्चा कौन सा है, मेरी अपनी संतान कौन सी है। जब उसको ऐसा कुछ पता नहीं होगा तो उसके अंदर कोई मोह भी नहीं रहेगा उस बच्चे के प्रति, और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, निजी संपत्ति नहीं होगी, जिससे कि भ्रष्टाचार में कमी आएगी। ये प्लेटो का मानना है। इसके अलावा प्लेटो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि जो बच्चे होंगे, जो स्त्रियां होंगी, जो संपत्ति होगी, वो साझा होगा। साझा का मतलब किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को पता नहीं होगा कि ये मेरी स्त्री है या ये मेरा बच्चा है, या किसी माता को नहीं पता होगा ये मेरा बच्चा है या मेरा हस्बैंड है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा नैतिक भाव के साथ यहाँ पर प्लेटो ये सारी बातें कह रहा है। इसको आप गलत वे में मत समझना। हालांकि संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद के विचार को अरस्तु ने इस विचार की आलोचना भी की है। प्लेटो का जो ये विचार था, इसकी आलोचना अरस्तु ने की भी है। बट कुछ नहीं, प्लेटो ने जो कहा वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, दार्शनिक राजा से शुरुआत हुई थी। दार्शनिक राजा की बात को प्रूफ करने के लिए, उस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली और स्त्रियों और संपत्तियों के साम्यवाद की बात कही थी। तो यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। बट अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है, एक इसका समालोचना समझना है, एक क्रिटिसिज्म देखना है इसका, और हमें ये भी देखना है कि लोकतंत्र को लेकर प्लेटो के क्या विचार थे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले प्लेटो के विचार देख लेते हैं लोकतंत्र को लेकर। प्लेटो के विचार लोकतंत्र को लेकर। तो देखिए दोस्तों, प्लेटो जो था वो लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। अब इसके पीछे रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। प्लेटो ने अपनी युवा अवस्था में ये देखा कि एथेंस के लोकतंत्रवादियों ने सुकरात जैसे मनीषी यानी कि दार्शनिक को इसलिए प्राण दंड दे दिया क्योंकि वह पुरानी रूढ़ियों को चुनौती दे रहा था। यह देखकर प्लेटो अपने राज्य की तत्कालीन दशा से बहुत खिन्न हुआ और ऐसी हालत में उसने रिपब्लिक की रचना की जिसमें दार्शनिक राजाओं के शासन का समर्थन किया गया था। तो देखो दोस्तों, जो प्लेटो था वो लोकतंत्र का समर्थक बिल्कुल भी नहीं था, वो बल्कि लोकतंत्र का विरोध कर रहा था। उसका मानना था कि जब लोकतंत्र जो होता है उसमें अयोग्य व्यक्ति ज़्यादा होते हैं, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। इसके अलावा उसने देखा कि लोकतंत्रवादियों ने सुकरात जैसे दार्शनिकों को दंड दे दिया, प्राण दंड दे दिया, तो इससे उसे लोकतंत्र के विरुद्ध हुआ। और क्योंकि वो लोकतंत्र के विरुद्ध था, इसीलिए उसने दार्शनिक राजा यानी कि फिलोसफर किंग्स की बात की थी। उसने बात की कि फिलोसफर्स को किंग बनाया जाना चाहिए। प्लेटो की दृष्टि में एथेंस की राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण यही था कि वहाँ शासन की बागडोर लोकतंत्रवादियों के हाथ में थी, जिसमें अयोग्य लोग थे, अयोग्य लोगों के हाथ में सत्ता थी। इसीलिए उसने कहा कि दार्शनिकों को सत्ता दी जाए। तो फ्रेंड्स, हम समझ सकते हैं कि प्लेटो किस तरह से लोकतंत्र का विरोध कर रहा था। प्लेटो का मानना था कि लोकतंत्र की आड़ में अयोग्य लोग सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि राज्य का विकास नहीं हो पाता है, राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और कई अन्य समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, लोकतंत्र का जो ये टॉपिक है कि प्लेटो का लोकतंत्र पर क्या विचार था, तो हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। बट हाँ, जो कोर पॉइंट है वो यही है कि प्लेटो लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। और जो भी मैंने अभी बातें बताई, 2-4 पॉइंट्स आपको बताए, ये कोर पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। इस मेन पॉइंट से आप कई सारी बातें खुद बना सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा नहीं है। तो प्लेटो का लोकतंत्र को लेकर जो विचार था वो, उसका टॉपिक अब हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। अब हम बात करते हैं समालोचना की। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सब की समालोचना अब हम करने जा रहे हैं, यानी कि क्रिटिसिज्म करने जा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, समालोचना का मतलब होता है क्या बुराइयां थी और क्या अच्छाइयां थी, दोनों बातें शामिल हैं। अच्छाइयां बुराइयां दोनों बातें शामिल हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अब हम निष्कर्ष को देखने जा रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा निष्कर्ष बनाने में। तो इस टॉपिक को भी ध्यान से समझें। प्लेटो ने राज्य में न्याय की स्थापना के लिए जिस व्यवस्था का समर्थन
किया है उसे अपनाने से अनेक सवाल पैदा होते हैं, जिनकी ओर प्राचीन और आधुनिक लेखकों ने हमारा ध्यान खींचा है। अब प्लेटो ने जो भी व्यवस्था की बात की थी, जो समर्थन किया था न्याय को स्थापित करने के लिए, तो उसको लेकर काफ़ी सवाल पैदा होते हैं, काफ़ी मतभेद पैदा होते हैं। प्लेटो यह मानता है कि विभिन्न व्यक्तियों में तृष्णा, मनोवेग और ज्ञान, इन 3 तत्वों में से एक की प्रधानता रहती है और इसी आधार पर उन्हें पृथक पृथक वर्गों में रखा जाना चाहिए। इसका निर्णय उनकी परीक्षाओं के परिणाम से होगा। यह वर्गीकरण इतना कठोर है कि यह निश्चित आयु के बाद व्यक्तियों के लिए जीवन में परिवर्तन और उन्नति के अवसरों पर रोक लगा देता है। दोस्तों, अभी हमने बात की थी ना कि प्लेटो ने कहा था कि एक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कि लोगों की परीक्षाएं होंगी, लोग इस एज तक पढ़ाई करेंगे और फिर असफल लोगों को यहाँ भेज दिया जाएगा, सफल लोगों को यहाँ भेज दिया जाएगा। तो ये एज ऐसे शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत या परीक्षा देते देते व्यक्ति की एज इतनी बढ़ जाएगी कि आगे अगर वो असफल हो जाता है तो उसके पास कोई ज़्यादा विकल्प नहीं रहेंगे कि वो जीवन में कुछ कर पाए। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक इसका नेगेटिव पॉइंट था प्लेटो की न्याय व्यवस्था का। फिर यह सवाल पैदा होता है कि यदि प्रत्येक वर्ग अपने अपने लिए उपयुक्त सद्गुण विकसित कर लेगा तो क्या यह उसके सद्जीवन के लिए पर्याप्त नहीं होगा? अर्थात यदि उत्पादक वर्ग अपने अंदर संयम पैदा कर लेगा और सैनिक वर्ग अपने अंदर साहस विकसित कर लेगा, तो फिर ऐसी कौन सी कमी रह जाएगी कि इन दोनों को दार्शनिक वर्ग के नियंत्रण में रखने की ज़रूरत होगी? और यदि ऐसी ज़रूरत होगी भी तो क्या ये दोनों वर्ग उस नियंत्रण को स्वेच्छा से या सहर्ष स्वीकार कर लेंगे? देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि प्लेटो ने कहा था कि जो 3 वर्गों की बात की थी प्लेटो ने, व्यापारी वगैरह की, सैनिक वगैरह की और दार्शनिक वगैरह की। इसने कहा था कि सबको अपना अपना सद्गुण विकसित करना है, एक अपने अंदर एक अच्छी क्वालिटी विकसित करनी है। जैसे कि व्यापारी वगैरह के लिए था संयम, उसे सब्र रखने जैसी चीज़ अपने अंदर विकसित करनी है। सैनिकों के अंदर साहस विकसित करना है। तो ये सद्गुण उसने बात करी थी। तो जब सैनिक और उत्पादक वर्ग अपने अंदर अच्छे सद्गुण विकसित कर लेंगे तो क्या ये उनके लिए काफ़ी नहीं होगा? अब उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत क्यों पड़ेगी जो उनके ऊपर शासन चलाए? जब 2 लोग हैं, सैनिक हैं, उत्पादक वर्ग हैं, दोनों ने अपने अंदर एक संयम, एक साहस विकसित कर लिया है, अपने अपने सद्गुण विकसित कर लिए हैं, तो उनके अंदर तो उनका जो बैलेंस है वो ख़राब होगा ही नहीं। समाज में तो संतुलन अपने आप ही स्थापित हो जाएगा। तो दार्शनिक की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? तीसरे इंसान की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? जब 2 वर्गों ने अपने आपस में ही अपना सद्गुण विकसित कर लिया है तो समाज में कोई असंतुलन है नहीं, कोई संघर्ष नहीं है, तो फिर ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? और क्या उत्पादक वर्ग और जो ये सैनिक वर्ग है, ये मतलब अपनी इच्छा से खुशी खुशी किसी दार्शनिक के कंट्रोल में, दार्शनिक नियंत्रण को स्वीकार कर लेंगे? ऐसा भी नहीं लगता। तो इस पर भी एक सवाल पैदा हो रहा है। और वैसे भी सैनिक शक्ति और आर्थिक शक्ति के स्वामी उस दार्शनिक वर्ग की आज्ञाओं का पालन क्यों करेंगे जिसके पास कोई सैनिक या आर्थिक शक्ति नहीं होगी? और वैसे भी देखिए दोस्तों, जो सैनिक वर्ग होता है वो राजा की बात इसलिए मानता है क्योंकि राजा के पास पहुंच होती है। राजा भी काफ़ी माहिर होता है, वो भी एक अच्छा योद्धा होता है। इसके अलावा राजा के पास बहुत बड़ी संपत्ति होती है, उसके पास आर्थिक पावर होती है कि वो समाज को चला सके। हालांकि वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करता है, बट दार्शनिक के पास ऐसी कोई सैनिक शक्ति नहीं होगी, सैनिक समर्थन नहीं होगा। इसके अलावा दार्शनिक को वैसे भी मोह माया से दूर रहना है, निजी संपत्ति नहीं है, तो इनके पास वैसे भी इतनी ज़्यादा आर्थिक शक्ति नहीं होगी। तो आर्थिक शक्ति नहीं है, सैनिक शक्ति नहीं है, तो उस इंसान की बात या उस इंसान के आदेशों का पालन सैनिक वर्ग या उत्पादक वर्ग कैसे कर लेगा? तो पहला तो ये हो गया कि जो इतनी न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था थी वो बहुत कठोर थी, उसमें व्यक्ति के लिए काफ़ी विकल्प नहीं रहेंगे अपने जीवन को बदलने के लिए। इसके अलावा दूसरा ये इसका क्रिटिसिज्म हो गया कि जो दार्शनिक होगा उसकी बात लोग क्यों स्वीकार करें जब दोनों ने आपस में ही, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग ने अपने अंदर सद्गुण विकसित कर लिया है तब। तो ये 2 चीज़ें हो गई। प्लेटो को
इस कठिनाई का अनुमान अवश्य था, इसीलिए उसने प्रतिवाद के स्वर को दबाने के लिए दो बातों की व्यवस्था की, कला और साहित्य का अभिवेचन और उदात्त झूठ का प्रचार। तो देखो दोस्तों, अब प्लेटो को पता था कि मेरे खिलाफ ये आवाज़ें उठ सकती हैं, लोग ऐसे ऐसे कहकर मेरा विरोध करेंगे। अभी हमने बात की ना, तो जो हमने बात की थी उसका अंदाज़ा था प्लेटो को। इसलिए प्लेटो ने अपने अपने प्रोटेस्ट में उसने कहा कि हम दो बातों पर ध्यान देंगे इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, एक कला और साहित्य का अभिवेचन और दूसरा उदात्त झूठ का प्रचार। पहले का मतलब है, कला और साहित्य का अभिवेचन का मतलब है कि अगर कला और साहित्य के माध्यम से ऐसे सार्वजनिक विचारों को फैलाया जाए जिससे कि जो व्यवस्था है उसके लिए खतरा हो, तो उस पर रोक लगाई जाए। इस तरह एक और कला और साहित्य के अंतर्गत ऐसे विचारों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति पर रोक लगा दी जाएगी जो प्रचलित व्यवस्था के प्रति विरोध का भाव जगाते हों। मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, कोई विरोध करता है इस विचार का, इस सिद्धांत का जो अरस्तू ने बताया, तो अरस्तू ने कहा उसके लिए हमें सेंसरशिप लगानी पड़ेगी। कला और साहित्य जैसे साधनों पर हमें सेंसरशिप लगानी पड़ेगी, प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, ताकि प्रचलित व्यवस्था के प्रति कोई भी विरोध ना जता सके। इसके अलावा दूसरी चीज़ है उदात्त झूठ का प्रचार। दूसरी ओर नागरिकों के मन में इस कपोल कल्पना के प्रति विश्वास जगाया जाएगा कि हे नागरिकों, तुम्हें एक ही ईश्वर ने बनाया है, इसलिए तुम आपस में भाई भाई हो, परंतु ईश्वर ने तुम्हारी अलग अलग क्षमताओं के अनुसार तुम्हें अलग अलग तत्वों से बनाया है। जो शासन करने योग्य हैं वे स्वर्ण से बने हैं, इसलिए वे उच्चतम सम्मान के पात्र हैं। सहायक वर्ग के सदस्य रजत या चांदी से बने हैं और शेष लोग जो किसान, मिस्त्री या कारीगर हैं, पीतल और लोहे से बने हैं। पर क्योंकि तुम सब मूलतः एक ही परिवार से जुड़े हो, इसलिए स्वर्णिम माता पिता की संतान चांदी की हो सकती है और चांदी के माता पिता की संतान स्वर्णिम हो सकती है। कलाकृतियों और धार्मिक सामाजिक उत्सवों के माध्यम से यह उदात्त झूठ नागरिकों को पूरी तरह हृदयंगम कराया जाएगा। ऐसी हालत में दार्शनिक शासकों की पूर्ण सत्ता स्थापित हो जाएगी। वे किसी कानून से नहीं बंधे होंगे, उनका आदेश ही देश का कानून होगा। तो दोस्तों, प्लेटो ने दो बातें बताई, एक था सेंसरशिप और दूसरा था झूठ। प्लेटो ने कहा कि झूठ फैलाया जाएगा समाज में ऐसा झूठ फैलाया जाएगा कि देखो, जो भी हालत है समाज में वो ईश्वर की देन है। ईश्वर ने कहा है कि दार्शनिकों को ऊंचा स्थान दिया जाए, तो वो ऐसे विचारों को फैलाकर समाज में शांति व्यवस्था लाना चाहता था। तो यहाँ उसने कहा कि झूठ का प्रचार करना पड़े तो झूठ का प्रचार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, प्लेटो की जो यहाँ पे समालोचना थी वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये। इसके अलावा प्लेटो के जब ऐसे विचार थे, इसलिए ऐसा दृष्टिकोण जब देखा गया प्लेटो का, तो ऐसे दृष्टिकोण अपनाने के कारण प्लेटो को सत्तावाद और सर्वाधिकारवाद का समर्थक माना जाता है। प्राचीन लेखकों में अरस्तु ने संपत्ति एवं स्त्रियों के साम्यवाद के संदर्भ में प्लेटो के सिद्धांत की तीव्र आलोचना की है। अभी हमने साम्यवाद की बात की थी, प्लेटो के साम्यवाद की। हाँ, याद रखना दोस्तों, संपत्ति और स्त्रियों के जो साम्यवाद था वो आज का जो टाइम का जो साम्यवाद है उससे अलग है। प्लेटो ने जो साम्यवाद की बात की थी वो बस संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद होगा, साझी चीज़ें होंगी, बट जो आज का साम्यवाद है वो अलग है। आज का साम्यवाद तो सबको एक बराबर मान्यता देता है और वो एक आर्थिक विचारधारा है, तो अभी आप उसको छोड़ दीजिए। तो प्राचीन लेखक जो अरस्तु था उसने प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत की बहुत ज़्यादा आलोचना की। अरस्तु ने तर्क दिया है कि परिवार और संपत्ति सामाजिक जीवन के आधार तत्व हैं, उनके उन्मूलन से समाज की तीव्र नींव हिल जाएगी। जिस संपत्ति पर किसी का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा उसकी देखभाल कोई नहीं करेगा और वह नष्ट हो जाएगी। जहाँ सारे लड़के लड़कियाँ भाई बहन होंगे वहाँ भ्रातृत्व भावना बहुत हल्की रह जाएगी। प्लेटो कह रहा है कि देखो, अगर आप कह रहे हो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो इससे होगा ये
कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, सार्वजनिक संपत्ति होती है, तो उसकी देखभाल कोई नहीं करता, वो संपत्ति एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा प्लेटो कह रहा है अगर साझा परिवार हो जाएगा, मतलब संतान भाई बहनों को ही नहीं पता कि मेरा सगा भाई कौन है, मेरा सगी बहन कौन है, तो इससे होगा ये कि जो भाई बहन का जो प्यार है या जो मेल व्यवहार की जो भावना है, एक भ्रातृत्व की जो भावना है, वो हल्की हो जाएगी। अभी देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है, भाई बहन का जो रिश्ता है या दूसरा जो फैमिली का जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है जब हम इंडिविजुअल फैमिली की बात करते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा साझा हो तो वो हल्का पड़ जाता है। इसके अलावा जब सारी की सारी सत्ता, सारी की सारी शक्ति दार्शनिकों के हाथों में आ जाएगी तो उनका नैतिक पतन हो सकता है। क्योंकि हो सकता है ना, जब किसी व्यक्ति को पता हो कि जो हूँ मैं ही हूँ, सारी सत्ता मेरे हाथ में, तो इतना तो कन्फर्म है कि वो अपनी सत्ता का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो इससे नैतिक पतन हो सकता है। कुछ भी हो, प्लेटो की इतनी विस्तृत आलोचना के बावजूद उसके चिंतन में बहुत गहराई है। प्लेटो ने ज्ञान या विवेक की शक्ति को सत्ता का आधार बनाया। फिर उसने शिक्षा के स्तर पर अवसर की पूर्ण समानता का समर्थन किया और संरक्षक वर्ग को निर्लिप्त जीवन जीने की शिक्षा दी ताकि शासन को भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जा सके। प्लेटो ने अवसर की समानता की बात कर दी। एक इनडायरेक्टली कहा जाए तो उसने शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अवसर की समानता की बात की। उसने बात की कि सभी बच्चों को, सभी नवजात शिशुओं को शिक्षा दी जाएगी और जो आगे मतलब जाएगा उसको दार्शनिक बनाया जाएगा, फिर वो राजा बनेगा। इसके साथ ही उसने भ्रष्टाचार वगैरह ख़त्म करने के लिए विचार दिया कि जो दार्शनिक वगैरह होंगे वो सादा जीवन व्यतीत करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में जीवन नहीं जिएंगे। हाँ, ये सच है कि प्लेटो की योजना को व्यावहारिक रूप देना अत्यंत कठिन है और इसीलिए उसे स्वप्नदर्शी कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी। देखिए दोस्तों, अब प्लेटो ने ऐसी ऐसी बातें कर दी जो यथार्थ जीवन में जिनको लागू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए उसे स्वप्नदर्शी भी कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये समालोचना थी। समालोचना आपका माइंड पूरा आपके माइंड को एक तरह से एक सही दिशा देती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। घबराइए मत, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, बट फिर भी अगर आप थोड़ा थोड़ा करके वीडियो को समझते चलते हैं तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हो सकता है कि इसके नोट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बट कोई नहीं, आप पढ़िए, नोट्स को सारा लिखिए। आप पढ़कर अपने आप भी थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, मैं और भी वीडियो बना दूंगा, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।